चैप्टर 123 में हमने आपसे बुधादित्य योग के बारे में बात की थी। अब आइए आज एक और योग पारिजात योग के बारे में बात करते हैं। पर इसके पहले हम यह समझ लें कि ज्योतिष में योग होता क्या है। जब आप कुंडली देखते हैं तो आपको अनेकों योग उसमें नजर भी आते हैं, लेकिन उनका कोई प्रभाव जातक के जीवन में दिखाई नहीं देता। तो देखिए, योग का शाब्दिक अर्थ भी देखें तो यह जोड़ से संबंध रखता है और सीधी सी बात है, आपके पास जोड़ने के लिए कुछ है और उसे आप जोड़ लेते हैं तो उसका रिजल्ट भी मिल जाता है। पर यहाँ पर ध्यान यह देना होगा कि आपके पास जोड़ घटाव के लिए संख्याएं हैं, यानी द्रव्य है, लेकिन उनका जोड़ आपको ही करना है। यानी जोड़ने की क्रिया को संपन्न वह जातक ही करेगा। इसे आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। अब इस जोड़ का सारा दारोमदार नक्षत्र स्वामी पर निर्भर करता है, और यदि आपने नक्षत्र स्वामी को इग्नोर कर दिया, उसको नहीं देखा, तो यह सारे योग धरे के धरे रह जाएंगे। अब इस बात को आप यूं भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम सबके पास दूध, चावल, शक्कर, केसर, ड्राई फ्रूट यानी खीर बनाने की सारी सामग्री मौजूद है और वह सामग्री भी एक ही क्वालिटी की है। तो इस खीर को सभी बना तो लेंगे, लेकिन इस बनाई हुई खीर को जो कि अलग अलग लोगों ने बनाई है, उसको जब लोग टेस्ट करेंगे तो किसी की खीर को बहुत लाजवाब बताएंगे, बेहतरीन बनी है, और किसी की खीर को ठीक ठाक बताएंगे, और किसी के लिए कह देंगे कि मजा नहीं आया। जबकि एक ही सामग्री है, एक ही क्वालिटी है, पर बनाई गई है अलग अलग लोगों द्वारा। अब ऐसा क्या हुआ कि एक ही क्वालिटी की सामग्री द्वारा बनाई गई खीर के बारे में अलग अलग मत हैं। किसी की बहुत लाजवाब है, किसी की ठीक ठाक है, और किसी की खीर में मजा नहीं आया। और ऐसा भी नहीं है कि एक ने खीर इंडिया में बनाई, दूसरे ने अफ्रीका में बनाई, तीसरे ने अमेरिका में बनाई या यूरोप में बनाई। सभी ने एक ही जगह, एक ही वातावरण में खीर बनाई है, लेकिन सबका स्वाद अलग अलग है। अब यहाँ पर देखिए, जो खीर बनाने का कार्य है, यह किसके द्वारा संपन्न हुआ? अलग अलग व्यक्तियों द्वारा, और यही अलग अलग व्यक्तियों का नक्षत्र स्वामी इसके लिए जिम्मेदार है। या आप कह सकते हैं कि यह खीर नक्षत्र स्वामी द्वारा बनाई गई। तो कुंडली में मौजूद जितने भी योग होते हैं, उनका अच्छा बुरा प्रभाव, उनमें कितनी तीव्रता होगी, यह सारा नक्षत्रपति द्वारा तय किया जाता है। इसलिए कुंडली को देखते वक्त नक्षत्र स्वामी की स्थिति को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं पारिजात योग की। यूं तो यह योग बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं है, लेकिन यह बहुत काम का है और अपने फल भी देता है। और इसके ज्यादा प्रचलन में नहीं होने के पीछे कारण सिर्फ इतना सा है कि अलग अलग लोगों ने वक्त वक्त पर इसमें कई तरह के जोड़ तोड़ कर दिए हैं। इस वजह से यह ज्यादातर लोगों की समझ से बाहर हो गया, और लोगों को तो क्या है, सिंपल सा चाहिए, गजकेसरी जैसा योग हो जिसमें चंद्र और गुरु का संबंध देखना है, बस हो गई बल्ले बल्ले। भले इसका रिजल्ट मिले या नहीं मिले, पर दिल को बहलाने का ख्याल तो अच्छा है गालिब, वही बात लागू होती है। और गजकेसरी योग के बारे में हम अपने एक पुराने वीडियो में विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा कर चुके हैं, और आशा है आपने उस पर ध्यान भी दिया होगा। अब पारिजात योग का यदि हम शाब्दिक अर्थ भी लें तो शास्त्रों ने इसका बिल्कुल सही नाम रखा है। पारिजात वृक्ष का ही दूसरा नाम है कल्प वृक्ष। और यह भी आपने पढ़ा सुना होगा कि कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होते ही सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। और जब यही योग कुंडली में मौजूद हो तो इच्छा पूर्ति के रूप में ही इसका फल भी मिलेगा। और इच्छा आपकी कौन सी पूर्ण होगी, इसको तय करेगा नक्षत्रपति। अब जो लोग यह कहते हैं कि पारिजात योग के होने से धन, संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन, मान सम्मान इनका ढेर लग जाता है, तो यह सब अतिशयोक्तियां हैं और इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। इस योग के विद्यमान रहने से
जातक को क्या मिलेगा, यह तो विधाता ने नक्षत्र स्वामी के माध्यम से जन्म के साथ ही तय कर दिया है। हमें और आपको तो बस इसे देखना भर है। अब कुछ लोग कहते हैं कि एकादश भाव में लग्नेश मौजूद हो और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो यह पारिजात योग बन जाता है और फलस्वरूप जातक के पास धन संपत्ति यानी सुखों का ढेर लग जाता है। ऐसी स्थिति की अनेकों कुंडलियां बहुतायत से आपने भी देखी होंगी और हमने भी देखी हैं, पर रिजल्ट इसका मिलता नहीं है क्योंकि यह एक बहुत कॉमन सा योग बना दिया है, इतना भी कॉमन नहीं है। और मैं अपने अनुभव की बात करूं तो मुझे इसका कोई भी प्रभाव इस तरह के पारिजात योग में देखने में नहीं आया। हाँ, ये एक अलग बात है कि यह योग मौजूद हो पर जातक को जो कुछ प्राप्त हुआ है उसके अन्य कारण रहे हों, यानी ग्रह दशाओं ने कुछ अन्य योग बना दिए हों और इसका श्रेय इसको दिया जाए, ये एक अलग बात है। लेकिन वास्तविक रूप में इस तरह के पारिजात योग का कुछ भी फल देखने में नहीं आता। अब एक दूसरा योग देखिए, उसे इतना जटिल बना दिया गया है कि ज्यादातर लोगों के दिमाग के ऊपर से ही निकल जाएगा और जो लोग इसके बारे में समझ भी रखते हैं उनकी भी समझ में नहीं आता। इस सूत्र में यह बात कही गई है कि लग्नेश जिस राशि में स्थित हो वहीं पर नवमांश का अधिपति भी स्थित हो और इन दोनों को लग्न के केंद्र त्रिकोण, लग्न के मतलब लग्न कुंडली के केंद्र त्रिकोण या अपनी उच्च राशि या अपनी स्वराशि में विद्यमान होना चाहिए। अब यह बात भी पंच महापुरुष योगों जैसी ही हो गई कि पंच महापुरुष बनाने वाले ग्रह अपनी स्वराशि में हो, उच्च में हो, केंद्र में हो तो यह योग बन जाएगा। यानी गुरु से हंस योग, शुक्र से मालव्य योग, शनि से शशक योग, मंगल से रुचक योग और बुध से भद्र योग का निर्माण होगा। अब इस स्थिति की भी आपने बहुत सी कुंडलियां देखी होंगी, पर इन पंच महापुरुष योगों का क्या फल मिला है यह आपके अनुभव में भी अच्छी तरह से होगा। अब देखिए, पारिजात योग बिल्कुल सीधा साधा सा है, लेकिन इसके निर्माण की स्थितियां बहुत कम बनती हैं, इसलिए यह कम ही देखने में आता है। अब यह योग कैसे बनता है इसे देखिए। नक्षत्र स्वामी स्वयं लग्नेश हो, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह योग सिर्फ लग्नेश से नहीं बनेगा। आप में से जो लोग भी इस योग को जानते हैं वो यहाँ पर सिर्फ लग्नेश को देखते हैं, तो यहाँ पर शर्त यह है कि नक्षत्र स्वामी को लग्नेश भी होना चाहिए, पहली बात। अब यह नक्षत्र स्वामी यानी लग्नेश जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी केंद्र में होना चाहिए और अपनी उच्च राशि में होना चाहिए, तब जाकर यह पारिजात योग बनेगा। अब आप यहाँ पर एक तुला लग्न की कुंडली देखिए जिसमें भरणी नक्षत्र का जन्म है जातक का और शुक्र दूसरे भाव वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, यानी नक्षत्र स्वामी और लग्नेश ये दूसरे भाव वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल जो कि चतुर्थ भाव अपनी उच्च राशि मकर में बैठा हुआ है, तो यह स्पष्ट सा पारिजात योग बन गया। और ऐसी स्थितियां कम इसलिए बनती हैं कि नक्षत्र स्वामी ही लग्नेश हो, यह जरूरी नहीं है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। अब इससे अगली बात यह हुई, क्योंकि पारिजात योग तो मिल गया, लेकिन इसके फल क्या मिलेंगे, मुख्य मुद्दा यह है। तो फिर आप नक्षत्र स्वामी को देखिए कि वो देना क्या चाहता है। नक्षत्र स्वामी की स्थिति आप देख लीजिए, कौन से भाव वो एक्टिव कर रहा है, कौन से भाव डीएक्टिवेट कर रहा है, वो उन्हीं से संबंधित फल देगा। और चूंकि यह पारिजात योग का सृजक है, यह नक्षत्र स्वामी लग्नेश, तो यह है इच्छा पूर्ति, तो उसकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, यह पक्का है। इस संदर्भ में यह योग परफेक्ट काम करता है। और आप गहरे में जब अध्ययन करेंगे तो जातक की इच्छाएं भी उन्हीं इच्छाओं के आसपास रहती हैं जो उसके नक्षत्र स्वामी ने उसको प्रदत्त की हैं, वह उनसे कोई अलग नहीं होती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा हर आदमी का अलग अलग क्षेत्र होता है, उसकी रुचियां अलग अलग होती हैं और रुचियों के अनुसार ही इच्छाएं होती हैं। और यहाँ पर पारिजात योग को उसकी इच्छाओं की पूर्ति करना है, उसको धन दौलत वैभव से कोई लेना देना नहीं है,
अगर उसकी मान लीजिए धन में इच्छा है तो धन देगा, लेकिन सभी को तो धन नहीं चाहिए। सभी की इच्छाएं तो वक्त वक्त पर अलग अलग बदलती रहती हैं। यह उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति का वाहक बन जाता है। अब इस योग के चलते जातक की इच्छा धन में है तो वह बड़ा धनपति, व्यापारी या उद्योगपति भी हो सकता है। नामी ग्रामी नेता, अभिनेता भी हो सकता है, या कोई तस्कर भी हो सकता है, गुंडा मवाली भी हो सकता है, जो उसकी इच्छा हो उस अनुसार। और कोई आत्मा परमात्मा को जानने की इच्छा रखता हो तो वह उस मार्ग पर नामी संत बन जाता है। तांत्रिक, मांत्रिक, वैज्ञानिक, जो भी। यहाँ मतलब है इच्छा पूर्ति से, और इच्छाएं उसकी वही होती हैं जो नक्षत्र स्वामी तय कर देता है। इसलिए नक्षत्र स्वामी को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यह बात तय हो गई कि पारिजात योग से धन, संपत्ति, वैभव इत्यादि का कुछ भी लेना देना नहीं है। यह एक इच्छा पूर्ति वाला योग है और इच्छाओं की पूर्ति करने में यह प्रबल सहायक बन जाता है। इसलिए इस योग की महत्ता बहुत मायने रखती है। अब चूंकि यह योग बहुत ज्यादा लोगों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है, और जो लोग यहाँ वहाँ ज्ञान बांटते फिरते हैं उनको भी इससे कुछ लेना देना नहीं है। वो तो ज्ञान बांटने के लिए बांट दिया, लेकिन प्रैक्टिकली वो भी नहीं देखते हैं। तो इस योग को अभ्यास में कैसे लाएं, यही एक मूल सवाल है। क्योंकि योग ये बहुत काम का है। कम कुंडलियों में मिलेगा, पर जिस भी कुंडली में मिल गया उसमें परफेक्ट काम करेगा। तो देखिए, जब भी आप कुंडली देखना शुरू करें तो सबसे पहले नक्षत्रपति की स्थिति देखिए। और आपने देख लिया कि यह जो नक्षत्रपति है यह लग्नेश है, बस उसके बाद फिर आप आगे की कैलकुलेशन कर लीजिए कि वह किस राशि में बैठा है, उस राशि का स्वामी अपनी उच्च भाव में, केंद्र में या त्रिकोण में बैठा है या नहीं बैठा है। आपको धीरे धीरे ये अभ्यास में आ जाएगा। सिंपल सा स्टेप है कि सबसे पहले नक्षत्रपति कौन सा भावेश है इसको देख लीजिए, फिर आगे का काम बिल्कुल आसान हो जाएगा और यह परफेक्ट रिजल्ट देता है। हमने बहुत अनुभव किया है इसका, इसलिए आप भी इसको उपयोग में लीजिए। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।